आज मैं इंडिया चाइना पर एक बर्निंग इशू लेकर आया हूं और वह बर्निंग इशू हमारे टाइटल से आपको पता चलेगा कि भारत चीन संबंध एक अनसुलझी पहेली। इंडिया चाइना रिलेशंस अ कॉम्प्लेक्स रिडल है। इन संबंधों को समझना साधारण मस्तिष्क से परे। आज तक ये जियो पॉलिटिशियंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट के लिए चुनौती बनी हुई है कि एग्जैक्टली इंडिया को चाइना के विषय में किस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए। अभी हाल में आपको पता होगा एस जयशंकर का स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट के साथ आई थी कि चाइना एक बड़ा ही डिफरेंट कंट्री है जिसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही उनका आशय था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं था, कुछ ऐसा ही उनका आशय था। तो मैं आपको बताऊं कि अभी इन दोनों के संबंध चर्चा में आने की वजह है कि 1 अप्रैल 2025 को शी जिनपिंग महोदय जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उनका एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नाम आया और दूसरी तरफ ले क़ियांग जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंग्रेचुलेटरी मैसेज प्रधानमंत्री मोदी को किया। ये मैसेज की वजह क्या थी? तो हमारे चाइना के संबंध के 75 ईयर्स पूरे हुए। 75 ईयर्स का मतलब हुआ कि 1950 में हम लोगों के संबंध बने थे। 1950 में मैं आपको बताऊं कि संबंध बनने की वजह क्या थी। तो एक्चुअली इंडिया पहला नॉन सोशलिस्ट कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशलिस्ट कंट्री सोवियत रशिया, बट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, पहला नॉन सोशलिस्ट यानी पहला गैर समाजवादी देश था जिसने चीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। ये पश्चिमी विश्व के लिए यह बात बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था कि इंडिया बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री एक सोशलिस्ट चीन को मान्यता दे रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ और ही स्वप्न देख रहे थे। इन अनसुलझी पहेली को मैं आपको पीछे कहां तक ले चलूं, यह हमारे प्रेजेंट पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का लेक्चर है। जब दोनों के संबंधों के 75 ईयर्स पूरे होने के बाद, जिनके लिए बड़ा ही फेमस टर्म आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में प्राय आता है, एलिफेंट चाइना और इंडिया के संबंधों के बारे में, क्योंकि इंडिया को सिंबलाइज किया जाता है एलिफेंट से और चाइना को ड्रैगन से, इसलिए इसका टाइटल आता है एलिफेंट ड्रैगन टांगो। मतलब एलिफेंट ड्रैगन टांगो मतलब इन दोनों के संबंधों का एक तरह से आप तो जानते हैं कि एक टर्म आता है तांगा, मतलब दोनों एक परस्पर मिलकर चलेंगे। लेकिन ये परस्पर मिलकर चलने का जो कंग्रेचुलेटरी मैसेज है वो कहां तक जस्टिफाइड है? कुछ इसी तरह की बात होती है कि अगर पति पत्नी के संबंधों के 50 ईयर्स पूरे हुए, जबकि वो 50 वर्ष दोनों के बहुत ही विवादों में ही कटे थे, लेकिन 50 ईयर्स पूरे होने के बाद उनके गोल्डन जूबली मनाने का कंग्रेचुलेटरी मैसेज एक दूसरे को दिया जा रहा है। तो खैर चलिए, हम इसमें पेसिमिस्टिक ऐसा नहीं है, हम अच्छे संबंधों की उम्मीद की कामना करते हैं और अभी भी आशावादी है कि दोनों के बीच कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात है, ये मैसेज कब आया? 1 अप्रैल 2025 को आया, यानी 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएसए के द्वारा जो ये तथाकथित उनका यह लिबरेशन डे है, जो तथाकथित वह मानते थे कि मैं दुनिया के पर टैरिफ लगाकर अमेरिकन इकोनॉमी को लिबरेट कर रहा हूं, उसमें सबसे पहला टारगेट चाइनीज इकोनॉमी थी। और फिर चाइना का इस प्रकार का मैसेज आना बहुत अच्छी तरह इस बात को दर्शाता है, एनिमीज एनिमी इज फ्रेंड। चाइना पर तो 34% की ड्यूटीज अमेरिका ने लगाई, 20% पहले ही लगाई हुई थी, तो दोनों मिला के हो गए 54%। इंडिया पर 27% है, कहीं कहीं आपको 26% मिला होगा। लेकिन चलिए, मतलब यह है कि चुंगी की मार तो दोनों को झेलनी पड़ी, तो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने, और उसके बाद इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने इतना तक कहा कि हम इंडिया के साथ हर तरह के संबंध को बनाने और दोनों के
बीच एक अच्छे पार्टनरशिप की उम्मीद कर रहे हैं और इस बात को भी संकेत किया कि हम बॉर्डर समस्या का भी समाधान करें। तो अब हमने जो टाइटल दिया है भारत चीन संबंध एक अनसुलझी पहेली, वो अनसुलझी पहेली में आपको मैं इतिहास के पन्नों की तरफ ले चल रहा हूं। लेकिन अब आप कहेंगे इतिहास के पन्नों की तरफ कितना पीछे? ये हमारा प्रेजेंट पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का लेक्चर है, तो आपको उम्मीद होगी कि शायद मैं आपको 25 इयर्स पहले ले चलूंगा, लेकिन नहीं, मैं आपको 2000 वर्ष पहले ले चलूंगा। देखिए, ऐसा है कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इंडिया और चाइना दोनों सिविलाइजेशनल पार्टनर हैं। भाई, ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिविलाइजेशनल पार्टनर वाली बात जो है, यह कुछ जच नहीं पा रही, क्योंकि इतिहास में दोनों एक दूसरे से अपरिचित ही रह गए। मतलब ये दोनों एक ऐसे राही थी जो एक दूसरे के क्षेत्र से गुजरते रहे, यदा कदा हेलो हाय भी किया, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाए। और सबसे बड़ी, चाइना ने इंडिया में बुद्धिज्म को कम से कम समझने की कोशिश की, लेकिन एंशिएंट इंडिया चाइना को समझने की उतनी भी जहमत मोल नहीं ली। तो चलिए कहां से शुरू करें? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोमन व्यापार का विकास हुआ था और चाइनीज रेशम को रोम को निर्यात होता था। तो आप उसी को आपने आज भी देखा होगा कि उसके लिए एक टर्म आता है रेशम मार्ग, और ये रेशम मार्ग जो शब्द है, सिल्क रूट, उसी को जिलाने की महत्वाकांक्षा लेकर शी जिनपिंग ने BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव घोषणा 2013 में की और 2017 से वो सक्रिय हुआ और सक्रिय रूप में इस रूप में काम कर रहा। तो ये देखिए, यह है लैंड रूट जो चाइना को रोमन एम्पायर से जोड़ता था। ये लैंड रूट तो ऐसे देखिए सेंट्रल एशिया होकर गुजरता था। इंडिया तो उससे बहुत पीछे है, आप देखेंगे इंडिया यहीं तक है, लेकिन मुद्दा यह है कि एक तो इंडिया को ये टच भी कर रहा है और दूसरा मुद्दा यह है कि जो कुषाण का साम्राज्य था वो यहां तक फैला हुआ था। तो सिल्क रूट कुषाण के साम्राज्य से होकर, कुषाण कुषाण का रूल इंडिया में था, तो हमारा भी क्लेम इस तथाकथित रेशम मार्ग पर हो जाता था। जिस कारण से क्या होता था, चीन और रोमन साम्राज्य के व्यापार में इंडिया एक बहुत अच्छे इंटरमीडिएरीज की भूमिका निभाता था और उसमें इंडिया को काफी लाभ होता था उस व्यापार से, और बड़ी मात्रा में रोम से सोने और चांदी मिलती थी। सबसे बड़ी बात यह है, ये तो आप देखते हो सिल्क रूट, और सिल्क रूट आप देखते हो, इस मार्ग को आप बोलते हो लैंड रूट, लेकिन इसके साथ एक मैरीटाइम सिल्क रूट भी था। मैरीटाइम सिल्क रूट इसलिए, देखिए नॉर्मली क्या होता था, ये मार्ग जो ऐसे जाता था, तो ये रोमन साम्राज्य जाने से पहले ये एक दूसरे साम्राज्य से होकर गुजरता था, जिसको बोलते थे पार्थियाई साम्राज्य, जो ईरान का साम्राज्य हुआ करता था। तो प्राय जो पार्थियाई साम्राज्य था, उस पार्थियाई साम्राज्य से रोमन साम्राज्य की टकराहट आपस में चलती रहती थी। माने पार्थियाई साम्राज्य के साथ उसके अच्छे संबंध रोमन साम्राज्य के नहीं हुआ करते थे। तो इस वजह से क्या होता था कि चूंकि पार्थियाई साम्राज्य से उसके संबंध खराब होते थे रोमन साम्राज्य के, तो इसलिए पार्थियाई साम्राज्य के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए रोमन साम्राज्य को कहीं ना कहीं एक समस्या झेलनी पड़ती थी, क्योंकि बार बार रोमन साम्राज्य कोशिश करता कि हम ईरानी साम्राज्य से संबंधों को अच्छा करें, हो नहीं पाता। इसी जो चाइना से जो प्रोडक्ट्स आता था वो दुष्प्रभावित हो जाता था। उस प्रोडक्ट्स को बचाने का काम इंडिया कैसे करता, तो लैंड रूट से अपने यहाँ प्रोडक्ट ले लेता और फिर वो सी रूट से उस प्रोडक्ट्स को रोमन साम्राज्य पहुंचा देता। जैसे मैं एक मैप में और भी आपको स्पष्ट करता हूँ, जो उसका जो रेशम मार्ग था, वो रेशम मार्ग एक मैरीटाइम भी था और एक भूमि मार्ग भी था, और ये दोनों से संबंध था। देखिए साउथ चाइना सी है, यहां से ये रूट निकला, ऐसे गया हिंद महासागर होके साउदर्न इंडिया टच करके, और इंडिया के साउदर्न टिप को टच करते हुए ऐसे, और तब वह फारस की खाड़ी से भी जाता था, लाल सागर से भी जाता था, और वो पहुंच जाता था रोमन साम्राज्य। लेकिन इस पूरी ट्रेड, दोनों के बीच ट्रेड होने के बाद भी इंडिया और चाइना के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हुआ। एक तो यह संबंध है लैंड रूट, मैरीटाइम सिल्क रूट, लेकिन डायरेक्ट इंडिया चाइना के बीच कल्चरल इंटरेक्शन है। दूसरा, इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद की आगे घटना आती है कि जब भारत में
बौद्ध पंथ का विकास हुआ, तो बौद्ध पंथ इंडिया से चाइना भी पहुंचा और चाइना ने बौद्ध बुद्धिज्म में काफी दिलचस्पी दिखाई। अभी आपने एक प्रसिद्ध ऑथर को शायद आपने देखा, उनका नाम सुना हो, जिन्होंने इंडिया चाइना के रिलेशन पर लिखा है। उसमें ये देखिए, यह है श्याम सरन। तो श्याम सरन की एक बहुत ही फेमस बुक आई थी, आज से 2-3 वर्ष हो गए, हाउ चाइना सीज इंडिया। उसमें उन्होंने इंडिया और चाइना के अतीत पर बेहतर ढंग से चर्चा की है। और इस बुक में, ये बुक में मुझे लगता है कि इंडिया चाइना के एंशिएंट से लेके कॉन्टेम्पररी तक रिलेशन समझना हो तो कोई भी इस बुक को पढ़ सकता है। वेरी मतलब मुझे लगता है बहुत सुपर बुक है। और श्याम शरण एक अच्छे ऑथर भी हैं, तो लिखते हैं, और चूंकि चाइना में वो रहे भी हैं एम्बेसडर के रूप में, तो चाइना में उन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस वहां बिताया है, तो इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, अब जैसे अब वैसे आप कहोगे तो इंडिया का तो दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय संस्कृति का विकास रहा और बुद्धिज्म चाइना तक है। तो वहां से जो बुद्धिस्ट स्कॉलर आते थे, जैसे ह्वेनसांग आए, पहले फाहियान आए, वो आते थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को बटोरने के लिए, लेकिन उन्हें भारत का अवलोकन किया। और चाइनीज लोग जो होते थे वो स्वभाव से क्यूरियस होते थे, जिज्ञासु होते थे। वो यहाँ पर जब पुस्तक संग्रह के लिए आए तो फाहियान और ह्वेनसांग ने इंडिया की संस्कृति का, इंडिया के समाज का, इंडियन राजनीति का भी अवलोकन किया और अपना अकाउंट छोड़ा। आज भी अगर हमें एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन करना रहता है तो हम चाइनीज विवरण को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि चाइनीज लोगों को नेचुरली थोड़ा इतिहास में रुचि थी और वो जहां भी जाते थे वहां पर एक रिकॉर्ड तैयार करना चाहते थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उसमें इंडियन स्कॉलर्स भी चाइना जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा। जैसे कुमार जी और धर्मरत्ना, ये 2 अर्लीस्ट स्कॉलर्स थे जो चाइना गए। इसके अलावा बहुत से स्कॉलर्स इंडिया से चाइना गए, वहां पर जाके चाइनीज में बुद्धिस्ट टेक्स्ट का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया, लेकिन वहां कोई विवरण नहीं दिया, चाइनीज के बारे में कुछ लिखा नहीं। एंशिएंट इंडियन के लोगों को चाइना के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं थी। दूसरी तरफ जो चीनी लोग थे, वो चीनी लोग भी इनवर्ड लुकिंग थे, वो अपने अपने आप में ज्यादा मस्त रहते थे, बाहर वाले को अपने से बहुत नीचा समझते थे, तो बहुत रुचि लेते नहीं थे। अब यही देखिए कि फाहियान और ह्वेनसांग जब इंडिया आए तो उसने बुद्धिस्ट टेक्स्ट का अध्ययन किया, उसका उसने चाइनीज में अनुवाद किया और यहां से उठाकर ले गया, और चाइना में उन पुस्तक का अनुवाद हुआ, उसको इंडिया से रिलेशन ब्रेक कर लिया। मतलब उनको उतना ही से मतलब था कि हम बौद्ध धर्म जिसके प्रति वो आस्था रखते थे, उसकी जननी के रूप में भारत से वो प्यार नहीं करते थे, उन पुस्तकों से प्यार करते थे जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था। और जब वह उन पुस्तकों का चाइनीज वर्जन उनको मिल गया तो भारत से उनको कोई वास्ता नहीं, तो यहीं पर उसका संबंध समाप्त हो गया। इसके बाद इंडिया में इस्लाम का उद्भव हुआ, तो इस्लाम ने इंडिया को जीत लिया, तो चाइना इंडिया के बीच और भी दूरी बढ़ गई, दोनों के बीच कोई संबंध इस तरह के रहे नहीं। फिर जब सल्तनत काल गुजरता है, मुगल काल गुजरता है, उसके बाद आता है ब्रिटिश शासन। अब ब्रिटिश शासन के समय इंडिया के बारे में जो चाइना का एक्सपीरियंस है वो गलत हो गया, बुरा हो गया, बिटर एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि 2 रूपों में ब्रिटिश चाइना जाते थे। एक तो चाइना को यूरोपीय देशों ने कॉलोनाइज किया था, उसे अपना उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश बनाया, उसमें ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा क्लेम था। तो बार बार जो ब्रिटिश सेना चीन में लड़ने जाती थी उसमें अच्छी खासी संख्या इंडियंस की होती थी। तो चीनी लोगों को समझना चाहिए था कि भाई ये तो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, औपनिवेशिक सरकार है, जिसने वहां के लोगों को इंप्लॉय कर रखा है सोल्जर्स में। तो उनको इंडियन से शिकायत हो गई कि इंडिया जीतने में ब्रिटिश के साथ, जबकि इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन को नहीं रखना चाहिए था। दूसरा क्या था कि चीन अफीम व्यापार से बहुत परेशान हुआ और अफीम व्यापार के कारण वो बहुत लुटा गया, और अफीम व्यापार करने में ब्रिटिश थे और कुछ इंडियंस पारसी व्यापारी भी थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंडियन व्यापारियों ने भी अपना फॉर्चून, अपना भाग्य अफीम व्यापार से बना लिया। तो चीनी लोग अब ब्रिटिश के साथ साथ इंडियंस को भी दोषी समझने लगे, तो इंडिया के बारे में धीरे धीरे उनकी धारणा खराब होने लगी।
फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि चीनी लोग इतिहास में की व्याख्या हमेशा गलत करते हैं। पता नहीं, देखिए दो तरह की होती है। एक होते हैं कि लोग जानबूझकर इतिहास को डिस्टॉर्ट करते हैं, और दूसरा कई बार होता है कई लोग खुशफहमी में या गलतफहमी में अपने इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। तो पता नहीं चीनी लोगों को अपने इतिहास के बारे में इतनी गलतफहमी थी, यह सोचकर आश्चर्य होता है। पहली बात कि जैसा कि श्याम सरन लिखते हैं, ये उनके उनके आपको कई चैप्टर्स में ऐसे मिलेंगे। पहला है कि चाइना अपने को मिडल कंट्री मानता था। वो मानता था कि एशिया में मैं बीच में था और सारे कंट्री हमारे इर्द गिर्द थे। उसने कहा कि एशिया के जितने देश थे वो हमको ट्रिब्यूट्स देते थे और हम एशिया में सबके सिरमौरे थे, बाकी देश हमारे अधीन थे। उसमें इंडिया को एक तरह से अधीनस्थ की तरह ही देखा। लेकिन ये इतिहास की बिल्कुल गलत व्याख्या थी। एशियाई देश चीन के वैसे अधीनस्थ कभी नहीं रहे जैसा चीन ने सोचा था कि हम मिडल कंट्री हैं। वो अपने आप को हेवनली किंगडम कहता था, हमारे राजा देवता की तरह है। तो ये इतिहास का एक बड़ा ही मिसकॉन्सेप्शन रहा जो चीनी लोगों ने इसको बनाए रखा। दूसरी चीज है, उन्होंने इंडिया के बारे में कहा कि वो इंस्लेव्ड कंट्री है, गुलाम देश है, क्योंकि ब्रिटिश के कॉलोनी रहा इंडिया। लेकिन वो खुद अपने सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को भूल गया। चाइना का जो पूरा जो मॉडर्न एज रहा, उस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन रहा। पूरी शताब्दी तक चीनी खरबूजे को काटो। और अगर आप सोचें तो हान डायनेस्टी चाइना अपने आप को हान चाइना कहता है गर्व के साथ कि हम हमारे देशी किंग थे, मोनार्क थे जो चीन में महान युग लाए, हान डायनेस्टी। लेकिन वो भूल जाता है कि इतिहास के अधिकांश समय में चाइना नॉन हान डायनेस्टी के द्वारा शासित होता रहा। वह स्वयं गुलाम बना रहा, और इतिहास में जितने समय तक वो गुलाम रहा, वो शायद ही कोई दूसरा कंट्री रहा होगा, लेकिन भारत के विषय में एक गुलाम कंट्री के रूप में उसने सोचा। तो यहां तक देखिए दोनों के बीच एक तरह से मिसकॉन्सेप्शन ही बना रहा। इंडिया भी चीन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब ब्रिटिश जब चीन पर शासन करते थे, मतलब चीन के एक पार्ट पर ब्रिटिश का भी कब्जा था, बाकी पश्चिमी शक्तियां थी, तो ब्रिटिश ने चीन के इतिहास का अध्ययन किया। ब्रिटिश ने चीन की संस्कृति को समझने का प्रयास किया, क्योंकि आप जानते हो कि जो पश्चिमी देश होते थे उनकी खूबी होती थी कि जिस देश पर शासन करते थे उस देश की अतीत और संस्कृति को समझने का प्रयत्न करते थे। तो जाहिर है कि उन्होंने चीन की संस्कृति का, चीन के अतीत का बहुत गहराई से अध्ययन किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यह चीज यहाँ के भारतीय लोगों तक नहीं पहुंचाया। चीन की जानकारी उन्होंने अपने भारतीय सब्जेक्ट पीपल को नहीं दिया, यहाँ की प्रजा को नहीं दिया। तो हम ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश चीन के बारे में जानते रहे, समझते रहे, लेकिन हमें वह ज्ञान ट्रांसफर करने की जहमत मोल नहीं ली, और हम नहीं जान सके चाइना के बारे में ब्रिटिश के माध्यम से। तो चीनी इतिहास से एक तरह से हम अनभिज्ञ ही रहे। हाँ, उस समय कुछ ऐसे बुद्धिजीवी इंडिया में थे जो चीन में दिलचस्पी लेते थे, जिसमें एक नाम आपको मिलेगा गुरु रविंद्र की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर चाइनीज लवर थे, चाइना में विशेष रुचि लेते थे। जब उन्होंने अपने शांति निकेतन शिक्षण संस्थान बनाया तो वहां भी बहुत सारे चाइनीज शिक्षकों को बुलाकर और उन्होंने उनसे शिक्षा भी दिलवाई। वो चाइना के साथ व्यक्तिगत तौर पर कम्युनिकेशन करते रहे, लेकिन यह इंडिया चाइना कम्युनिकेशन में नहीं बदल सका। अब चलिए, अब आइए, आजादी ने करवटें ली, भारत ने अपने तरीके से आजादी पाई और इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ मुड़ गया। चाइना ने अपने तरीके से युद्ध के माध्यम से आजादी पाई, पश्चिमी शक्तियों से लड़के आजादी पाई। चियांग काई शेक को के साथ माओ सेतुंग जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका एक बड़ा गृहयुद्ध छिड़ा। 1945 से 49 तक वह गृहयुद्ध चलता रहा, वह सिविल वॉर चलता रहा, और सिविल वॉर के परिणाम स्वरूप अंत में चीनी गणतंत्र चाइनीज रिपब्लिक की स्थापना हुई। लेकिन वहां पर एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई और भारत में एक प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित हुई। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि चीन के साथ जो भारत का संबंध होगा वह एक नए युग की शुरुआत करेगा। मतलब वो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारत और चीन संबंधों के आधार पर एशिया का रिसर्जेंस देख रहे थे। उनको लग रहा था कि थ्रू द डीप रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना देयर वुड बी द रिसर्जेंस ऑफ एशिया, एशिया का रिसर्जेंस होगा। और कहीं ना कहीं उनके मन में महत्वाकांक्षा थी कि जब भारत और चीन जब आपस में जुड़ेंगे, दो बड़े देश एशिया के, तो बाकी एशियो अफ्रीकन कंट्रीज जो शोषित रहे हैं, जो उपनिवेशवाद से ग्रस्त रहे हैं, वो इनके साथ हो जाएंगे और फिर हम एक तीसरी शक्ति के रूप में खड़े होंगे और दोनों महाशक्तियों को अपने महाद्वीप से दूर रखेंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इतिहास के उस अध्याय को नहीं पढ़ रहे थे कि चीनी इतिहास को समझना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली थी कि चीन के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो अपने उत्साह में गोते लगाते रहे और चीन इधर अपने आप को एशिया में सुपीरियर समझता रहा और इंडिया को इंफीरियर के रूप में देखता रहा। जब गुट निरपेक्ष आंदोलन में इंडिया ने लीडरशिप अपने हाथ में लिया और जब वह उसने तृतीय विश्व के देशों को नेतृत्व करना शुरू किया, तो चाइना जल भुनकर खाक हो गया, क्योंकि इंडिया की बढ़ती हुई शक्ति और प्रतिष्ठा वो नहीं देखना चाहता था। लेकिन उससे पहले मैं एक वाकया आपको बता दूं कि देखिए, यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जिसको ये आप मैकमोहन लाइन कहते हैं, तो मैकमोहन लाइन आज मैं आपको बताऊं कि जैसे देखिए, आज जो मैकमोहन लाइन बना है इंडिया और चाइना का लाइन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1914 में ब्रिटिश ने मैकमोहन लाइन खींचा था। इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं थी, ना इंडिया का इसमें कोई रोल है। अगर एक तरफ यहाँ पर मैकमोहन लाइन है, तो उसने अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश ने ही डूरन लाइन खींचा हुआ है, परंतु डूरन लाइन से अपने लोगों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह पाकिस्तान के लिए वो लेगेसी बन गई है। अपने लोगों के लिए बस ये मैकमोहन लाइन है। लेकिन हम ये मैकमोहन लाइन चीन और भारत के बीच नहीं खींचा गया था। जिस समय ब्रिटिश ने 1914 में मैकमोहन लाइन खींचा था, उस समय यहाँ तिब्बत हुआ करता था। उस समय जो डीलिंग हुई थी उसकी, वो तिब्बत के साथ ब्रिटिश की हुई थी। तो तिब्बत और भारत के बीच उसने मैकमोहन लाइन खींचा और कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने तिब्बत को एक बफर रीजन के रूप में, मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, जहां दो बड़े राष्ट्र जब आमने सामने होते हैं और टकराहट की संभावना होती है, तो बीच में एक बफर क्षेत्र की परिकल्पना की जाती है और जो बफर क्षेत्र टूटता है उस शक्ति के लिए खतरा हो जाता है। जिसने जिसने बफर क्षेत्र की अवहेलना की, मैं स्टूडेंट्स, इतिहास से सबक लेना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोवियत रूस से सबक लेना चाहिए था, क्योंकि मैं एक घटना बताता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। जो हिटलर था उसने सोवियत रूस के साथ एक समझौता किया था और पोलैंड, जर्मनी और सोवियत रूस के बीच बफर क्षेत्र था। कभी भी स्टालिन को उस बफर क्षेत्र पर समझौता नहीं करना चाहिए था हिटलर के साथ। हिटलर के साथ उसने एक गलत समझौता कर दिया कि हम दोनों मिलकर पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। तो पोलैंड का आधे भाग पर अगर हिटलर ने कब्जा किया, तो पूर्व से उस पर सोवियत रूस ने कब्जा कर लिया, तो पोलैंड का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो बीच में बफर क्षेत्र निकल गया, बस सीधी आगे हिटलर ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया, जिसको आप ऑपरेशन बारबारोसा के नाम से जानते हैं, और जो सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग आज तक का ऑपरेशन है इतिहास में। हालांकि सोवियत रूस ने अपने आप को बचा लिया 5 करोड़ लोग होकर, एक तरह से उसका डिवास्टेशन हो गया। इसलिए कोई भी जो बड़े राष्ट्र होते हैं वो अपने बीच बफर क्षेत्र को रखना पसंद करते हैं। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत को जीत लिया और मैकमोहन लाइन पर हमारे पास पहुंच गया। नहीं तो हमारे और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन था, चाइना को तो उसे लेना देना नहीं था। हाँ, चाइना मानता था कि तिब्बत हमारे अधीन है। अब देखो, यहाँ पर श्याम शरण कहते ये भी इतिहास की गलत व्याख्या है। चीन ने कहा कि प्राचीन काल से ही, यानी एंशिएंट पीरियड से ही तिब्बत हमारा भाग रहा है, हमारे भाग का टुकड़ा रहा है। जबकि ये गलत व्याख्या थी। इतिहास में तिब्बत कभी चाइना का भाग नहीं रहा, वो हमेशा ऑटोनोमस रहा। लेकिन बावजूद उसके चीन ने इतिहास की यहां भी गलत व्याख्या की और 1950 में उसने जब तिब्बत को जीत लिया, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उम्मीद से प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इतने ब्लाइंड हो चुके थे चाइना के साथ मित्रता करने के लिए कि वह चाइना को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात पर आपत्ति हुई और इस मुद्दे पर वो नेहरू से वार्ता भी करना चाहते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का अचानक डेथ हो गई, ये मामला दब गया। और फिर पंडित नेहरू ने चाइना के साथ एक समझौता किया, जिसको आप
पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात हुई, एक टेक्निकल मिस्टेक हमने क्या किया कि हमने तिब्बत पर चीन की नियंत्रण को मान्यता दी थी। तो खैर एनीवे ये बात हुई, लेकिन चीन अनप्रेडिक्टेबल रहा। चीन में तभी क्या हुआ कि तिब्बत में 1959 में एक विद्रोह हो गया, और विद्रोह के परिणाम स्वरूप दलाई लामा हिंदुस्तान भागकर आ गए, और हिंदुस्तान में यानी भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को शरण दे दी। अब चीन ने इस पूरे वाकया की व्याख्या फिर गलत व्याख्या की, और एक तरह से उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि यह विद्रोह भारत के द्वारा भड़काया गया है, जबकि इट वॉज अ वेरी रॉन्ग क्लेम, क्योंकि इंडिया ने इस विद्रोह को भड़काने का प्रयत्न नहीं किया था। यह बिल्कुल तिब्बत का खुद का इंडिजिनस था, और इसमें इंडिया की इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन चीन ने उसकी गलत व्याख्या की, और फिर यहीं से बॉर्डर क्लैश का एक आधार बनना शुरू हुआ। और फिर यहीं से आप देखते हो कि 1961 का जो वॉर हुआ, उसमें इंडिया को घायल किया चाइना ने, इंडिया को ह्यूमिलिएट किया चाइना ने, क्योंकि उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1961 में हुई थी, लेकिन 1962 के इस वॉर में ये अक्साई चीन पर बलपूर्वक कब्जा करके और इंडिया को डिसग्रेस कर, और चाइना ने एक तरह से नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर के रूप में इंडिया को रिप्लेस करने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर इंडिया का मिसकैलकुलेशन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सदमा को नहीं झेल सके। मई 1964 में उनका डेथ हो गया, और फिर बहुत समय तक इंडिया और चाइना के बीच संबंध नहीं हुए। फिर धीरे धीरे, क्योंकि नियरेस्ट नेबर भी दोनों थे, हालांकि दोनों का सिचुएशन ऐसा है कि हिमालय के टेरेन के कारण दोनों अलग हुए पड़े हैं, और फिर जो ओशनिक दोनों का रीजन है वो बहुत दूरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि आप अगर इसको देखें तो अब साउथ चाइना सी से आप आएंगे, जैसे देखिए ये आप इंडोनेशिया के बीच आप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मलक्का स्ट्रेट है वहां से निकलते हैं, उसको आप साउथ चाइना सी की तरफ जाएंगे तो चाइना काफी दूर हो जाता है, और फिर इंडिया भी ओशनिक रूट से दूर है, और लैंड रूट में दोनों पास तो है, लेकिन हिमालय के टेरेन और हिमालय के जो पिक्स हैं उससे दोनों, मतलब हिमालय के जो माउंटेनियस रीजन है उससे इस तरह से बुरी तरह से डिवाइडेड है, इस लैंड रूट से कम्युनिकेशन भी दोनों के बीच मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक तरह से कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी नियर रहकर भी एक दूसरे के नियर नहीं रहा, और फिर बॉर्डर क्लैश हो गया, तो बहुत समय तक वही स्थिति थी। इस स्थिति के बाद धीरे धीरे हमने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया कि भाई चलिए कुछ भी हो, हम दोनों नेबर हैं। और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छी बात कही थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, हम अपना मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी है, चलिए संबंध तो सुधारना पड़ेगा, और उसकी प्रक्रिया राजीव गांधी के समय शुरू हुई। याद है हम लोग के लिए करंट अफेयर था जो 1988 में, क्योंकि 1976 में मैं आपको बताऊं कि माओ सेतुंग का डेथ हुआ, और माओ सेतुंग ही 1962 के वॉर के लिए भी उत्तरदायी था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी 1978 में, सॉरी 1978 में उसका डेथ, हाँ 1976 में उसका डेथ हुआ, और उसका उत्तराधिकारी हुआ देंग चियाओपिंग, एक बड़ा ही फेमस वहां का जो चीन का प्रधानमंत्री था, तो उसका नाम था देंग चियाओपिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे इंडिया चाइना रिलेशन, इसको स्टेज बाय स्टेज आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक स्टेज हमने सबसे पहले चर्चा की एंशिएंट पीरियड, तो एंशिएंट पीरियड में आप देखेंगे ट्रेड, यानी प्राचीन काल में ट्रेड रिलेशन, ट्रेड ट्रांजैक्शन यानी व्यापारिक लेन देन, एंड interaction on the basis of Buddhism, on the basis of
बुद्धिज्म, मतलब बौद्ध पंथ के आधार पर दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ, यात्री आए, जो कहानी मैंने बताई, लेकिन एक तरफा था। और उसके बाद चाइना फिर अपने मोल्ड में लौट गया वो इंडिया के साथ, लेकिन लैक ऑफ डायरेक्ट कल्चरल रिलेशन, डायरेक्ट कल्चरल रिलेशंस, एक तो ये फैक्टर हो गया जो दोनों के बीच दूरी बना रहा है। दूसरा है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की गलत व्याख्या, इतिहास की गलत व्याख्या कि मैं मिडल कंट्री हूं, महान कंट्री हूं, सारे एशियन कंट्रीज हमको ट्रिब्यूट देते रहे, जो कहानी मैंने आपको बताई वो गलत। तिब्बत हमारा अभिन्न अंग रहा है। तो पूरी तरह से इसने इतिहास के विषय में गलत व्याख्या की, और ये व्याख्या इसने नासमझी में की, ऐसा नहीं सोची समझी नीति के था, इस गलतफहमी का शिकार था। और आज भी शी जिनपिंग कहता है, जो एंशियंट ग्लोरी की बात कहता है, और कहता है चाइनीज ग्लोरी, वो तो चाइनीज ग्लोरी में वही एंशियंट चाइना का सपना देख रहा है कि जब हम पूरे एशिया पर रूल करते थे। भाई आप एशिया पर कैसे रूल करते थे? तीसरा, दूसरा ये हुआ। और तीसरा आप देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना अंडर ब्रिटिश रूल। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं। तो भारत और चीन के बीच, इंडिया और चाइना के बीच ब्रिटिश शासन के समय भारत और चीन के बीच बढ़ती हुई दूरी, क्योंकि किस तरह से चीन ने व्याख्या की भारत के संदर्भ में, जो वहां पर ब्रिटिश आर्मी जाती थी उसमें इंडियन सोल्जर्स जाते थे, इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल मान लेता। अफीम व्यापार में कुछ इंडियन व्यापारी भी ब्रिटिश व्यापारी के साथ जाते, उसके लिए इंडियन को दोषी मान लेता। तो इस तरह से पूरी गलतफहमी बनी रही। अब आप जो तथाकथित जो 1950 आफ्टर 1950, 1950 के बाद दोनों के बीच a new era of relationship started। तो देखो कुछ समय तक तो दोनों के बीच हनीमून पीरियड रहा, लेकिन जो ये हनीमून पीरियड है वो बहुत जल्दी समाप्त हो गया, यानी हनीमून पीरियड बहुत समय तक रह नहीं सकता था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि 1950 में भारत पहला गैर समाजवादी देश था जिसने चीन को स्वीकृति दी है, जबकि चीन एक मार्क्सवादी या साम्यवादी देश था। तो वह पहलू मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। दूसरा मैंने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन और भारत के संबंध को लेकर एशिया के पुनरुत्थान का स्वप्न बुन रहे थे, रिसर्जेंस ऑफ एशिया with the between the as the result of the association between India and China. So he was just dreaming about that, but it was simply a daydream. It proved a daydream. यह एक डे ड्रीम प्रूव हुआ। यह व्यवहार में कभी पॉसिबल नहीं हुआ, कभी संभव नहीं हुआ। और ये स्वप्न जब वो देख रहे थे तो 1915 में चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री था। मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट एशिया के देश थे, वो भी चीन को नापसंद करते थे। तो चीन को अगर मान्यता दिलाई या कम से कम दुनिया में स्वीकृति दिलाई, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बताऊं कि जब 1955 में जब बांडुंग सम्मेलन हुआ था, तो बांडुंग सम्मेलन में जो चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे, वो छोटे भाई की तरह पंडित नेहरू के पीछे चल रहे थे, और पंडित नेहरू दुनिया के देशों से उनका परिचय करवा रहे थे। वहीं से देखिए चाइना ने लाभ उठाया, क्योंकि वहां चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच आमना सामना हुआ, और इसका फायदा चीन ने उठा लिया। इसका फायदा चीन ने नहीं उठाया बल्कि पाकिस्तान ने उठा लिया, क्योंकि उसकी आंखें चमकने लगी कि अरे इस पर तो हम आगे दांव खेल सकते हैं इंडिया के शत्रु के रूप में। और आज भी देखिए कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया के विरुद्ध है, और बड़े गर्व के साथ चाइना कहता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वह डीपर देन द पैसिफिक ओशन
एंड हायर देन द पीक्स ऑफ हिमालयास। मतलब हम दोनों के जो संबंध है वो हिमालय की चोटी से भी ऊपर है और प्रशांत महासागर से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन उन दोनों की मुलाकात कब हुई थी पता है? 1955 के बांडुंग सम्मेलन में, और पंडित नेहरू की कृपा से ही हुई थी। तो चलिए यहां तक तो आपने देख लिया। उसके बाद आप देखेंगे, हाँ, चाइनीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ तिब्बत, यानी चाइना ने तिब्बत को जीत लिया 1950 में, एंड अ मिसकैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया ने चीन को समझने में एक बड़ा मिसकैलकुलेशन किया। इंडिया ने चीन को समझने में एक बड़ा मिसकैलकुलेशन किया, मतलब वो ढंग से चीन को समझ नहीं पाया और उसने उल्टा तिब्बत को मान्यता दे दी पंडित नेहरू ने, और 1954 में चीन के साथ पंचशील की घोषणा की। और चीन के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हम भारत को किस तरह से डिसग्रेस करें। और तब आप 1962 के वॉर और उसके डिबैकल को देखिए। तो यहाँ पर फिर एक बार इंडिया के साथ धोखा। 1962 के वॉर में जबरन अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया जाना, और जिस तरह से चीन ने अचानक से 20 अक्टूबर को हमला कर दिया नेफा पर, और जो इंडिया उसके लिए तैयार नहीं था। और वो हालांकि 21 नवंबर को यूनिलैटरल उसने युद्ध विराम की घोषणा की, कहीं ना कहीं इस पर पश्चिमी देशों का दबाव भी काम कर रहा था। लेकिन इंडिया का तो एक तरह से समझिए तो एक नेशन के रूप में ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन का मूवमेंट था जो 1962 का वॉर था। चलिए फिर भी इंडिया ने संबंध सुधारने का प्रयास किया, और एक हमें जो हम लोगों के समय करंट अफेयर था वो 1966 में, सॉरी 1988 में, हाँ, हाँ, राजीव गांधी चाइनीज टूर, गांधीज चाइनीज ट्रिप। राजीव गांधी ने चाइना में ट्रिप लगाया। ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, किसी प्रधानमंत्री के द्वारा पहली यात्रा थी। इससे पहले ठीक है विदेश मंत्री वगैरह गए थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री की 62 के वॉर के बाद यात्रा थी। और इसमें राजीव गांधी जब 1988 में जाता है, उसमें डेंग चियाओपिंग है, वही डेंग चियाओपिंग ने 1978 में, ये बड़ा फेमस नेम है, आप लोग अगर कहीं पढ़ते देखते होंगे तो डेंग चियाओपिंग ही ऐसे थे जिन्होंने पहले, जैसे 88 में, सॉरी 78 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की, जिसने चाइना को आज इतना बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। तो डेंग चियाओपिंग ने राजीव गांधी का हाथ पकड़ के कहा था कि पुरानी पीढ़ी हम नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से सीखेंगे कि कैसे जीवन जिया जाता है। मतलब चीन ने इस तरह का हिंट किया कि हम भारत के साथ संबंध सुधारने के पक्ष में हैं। हालांकि देखिए अब ये तो अपना अपना विचार है। जैसे विजय गोखले हैं, जो चाइना के मामले में विजय गोखले बहुत बड़ा एक्सपर्ट रहे हैं। तो विजय गोखले ने ये लिखा विशेष रूप से, ये एक दूसरी उनकी बुक है उसमें, कि भाई देखिए अगर इंडिया ने जिस समय, उनका अपना विचार है, जो इंडिया जिस समय भारत को आजादी मिली और चाइना भी आजाद था, उसमें क्या था कि चीनी गणतंत्र ने चीन पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन ताइवान अमेरिकी छतरी में अलग था। उस समय भारत ने टू चाइना मतलब वन चाइना पॉलिसी, मतलब ताइवान को चाइना के अभिन्न अंग बताने में बहुत विलंब कर दिया। इस बात से चाइना दुखी हुआ या नाराज हुआ। ये तो विजय गोखले महोदय का अपना विचार है। लेकिन वास्तव में अगर सोचिए तो इंडिया का कौन सा स्टेप चाइना को खुश कर सकता था और कौन सा स्टेप चाइना को नाखुश कर सकता था, वो आज भी पहेली बनी हुई है। खैर एनीवे, 88 में जब राजीव गांधी की यात्रा से लगा कि अब सब सारी चीजें बहुत अच्छी जैसी हो रही है, तभी फिर चाइना ने एक चाल चल दी। एक नाथुला पास पर उसने एक हेलीपैड बना दिया। मतलब एक पास था जहां पर उसने, चाइना ने फिर इंडियन रीजन में एक हेलीपैड, हेलीकॉप्टर के उतारने की जगह बना दी।
उस समय हमें याद है कि हम लोग के लिए तो करंट अफेयर था, तब हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो वो बहुत गर्म वो न्यूज़ था एंड वी वर इन द स्टूडेंट्स लाइफ तो इस न्यूज में हम लोग भी काफी इंटरेस्ट ले रहे थे कि देखो ये कितना अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है कि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री ने इसके साथ संबंध सुधारे और डेंग चियाओपिंग ने इतनी इनकरेजिंग बातें की, फिर भी चाइना अपनी हरकत से बाज नहीं आया। तो खैर चलिए, तो अब ये घटना हुई। इस घटना के बाद अब इसके बाद एक मुद्दा आया 1991 या 90s का जो दशक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, दोनों के लिए एक लैंडमार्क दशक है, आप जानते हैं, क्योंकि 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, यह भी एक लैंडमार्क है। लेकिन 1991 में ही सोवियत रूस का विघटन हुआ, समाजवादी व्यवस्था टूट गई, शीत युद्ध का अंत हुआ, इधर जो कोल्ड वॉर का अंत हुआ, तो इस बीच क्या हुआ था चाइना में, आपको बता दूं कि इस बीच चाइना और इंडिया के बीच दूरी इसलिए बनी रही कि जब तक कोल्ड वॉर चलता रहा तब तक इंडिया सोवियत रूस के साथ रहा, क्योंकि सोवियत रूस के खेमे में इंडिया था एक तरह से। हालांकि इंडिया नॉन अलाइंड था, लेकिन सोवियत रूस से 20 वर्षों की मित्रता इंडिया के लिए थी। उसी समय चाइना का संबंध सोवियत रूस से खराब हो गया, जबकि वो सोशलिस्ट कंट्री था। सोवियत रूस उसको कभी छोटा भाई मानता था। लेकिन फिर वही चाइना की पुरानी हरकत, बॉर्डर क्लैश, उसूरी रिवर पर जब वो सोवियत रूस के हाथों पिट गया, उसी समय देखिए मैं एक व्यक्तित्व से आपको मिलवाता हूं। इस व्यक्तित्व को, ओहो, मैं वो बुक लाना यहाँ पर एग्जैक्टली भूल गया। एक बुक है जो न्यू कोल्ड वॉर करके है, और न्यू कोल्ड वॉर में जो बुक है उस पर हेनरी किसिंगर को सेंटर में रखकर लिखा गया है। हेनरी किसिंगर एक अमेरिकन डिप्लोमेट हैं। उन्होंने 1971 में चाइना और अमेरिका के संबंध सुधारे थे, और उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि चाइना अमेरिका की दोस्ती से शीत युद्ध जीता जा सकता है। कुछ लोग मानना है कि ट्रंप शायद यही खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप इतने समझदार हैं और इतनी दूरदृष्टि उनकी है, उस पर हमें शक है कि इतनी दूरदृष्टि से सोच रहे हैं। क्योंकि उस समय हेनरी किसिंगर ने सोचा कि अगर हमको कोल्ड वॉर जीतना है तो चाइना को अपने पक्ष में करना होगा। तो 71 में उस समय खुद उसने चीन की यात्रा की, और फिर प्रेसिडेंट निक्सन को चीन की यात्रा कराई, और फिर उसी समय वहां चीन में माओ सेतुंग था, तो दोनों के बीच मित्रता हुई। और मित्रता के बाद अब उसी खेमे में, अमेरिकन खेमे में चीन चला गया, और 1979 में दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जुड़ गए। मैं आपको बताऊं कि चीन की अवसरवादिता यह थी कि यूएसए के साथ संबंध सुधार कर चीन ने अपनी इकोनॉमी को सुधार लिया और एक निर्धन अर्थव्यवस्था से दुनिया की दूसरी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है, और अमेरिका की मदद से ही वो WTO का भी मेंबर बना। तो इतनी सारी सुविधाएं चीन को मिली है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता कि अब 1988 के बाद, जब 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ, समाजवादी देशों में परिवर्तन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो इधर इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया, उधर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो चाइना के साथ जो निकटता थी वो अब पहले वाली बात नहीं रह गई, क्योंकि चीन का वह महत्व अमेरिका के लिए नहीं रह गया था जो पहले था, क्योंकि सोवियत रूस उसका जो प्रबल प्रतिद्वंदी है वो जा चुका था। तो दोनों ने थोड़ी सी, दोनों में कुछ गुड सेंस प्रिवेल किया। तो नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, तो नरसिम्हा राव ने 1993 में चाइना के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया, और उसी क्रम में उन्होंने चाइना से वार्ता की, और चाइना से वार्ता करके उस समय दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई, बॉर्डर ट्रीटी। और वो बॉर्डर ट्रीटी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति व्यवस्था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति व्यवस्था से संबंधित पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी दोनों के बीच 1993 में पीस और ट्रैंक्विलिटी की ट्रीटी हुई। नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि वो रियल पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे, वो व्यावहारिक राजनीति में विश्वास करते थे, भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने सोचा कि भाई देखो, अब तो आज न कल तो चीन से हमें संबंध सुधारना चाहिए, तो ठीक है, चलो हम बॉर्डर पर एक बार दोनों के बीच हम फिर संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, और कोशिश करते हैं कि बॉर्डर प्रॉब्लम वार्ता से हल हो जाए, कोशिश उन्होंने की। उसके बाद एक दूसरा लैंडमार्क आया अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2003 में। 2003 में फिर इंडिया ने
चाइना के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। और इधर 93 और 2003 के बीच फिर एक बार चाइना ने इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया पोखरण 2, तो चाइना इंडिया के बहुत बड़े क्रिटिक के रूप में खड़ा हो गया। और उसी समय भारत के एक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। तो एक्चुअली जब भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरण 2 में 98 में, तो उस समय क्या हुआ था, उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद बेसिकली बड़ी प्रतिक्रिया हुई। और जब बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हुई उस एक्सप्लोजन के बाद, तो कई देश इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाया। उसमें चाइना लीड करने लगा, हालांकि अमेरिका भी एम्बार्गो लगाने में था। और उसके साथ तो खैर डिफेंस रिलेशनशिप या भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक कोई भी वेपन है उसका सप्लाई तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट कंट्री ने बंद कर दिया, और चाइना उसमें लीड कर रहा था। और पाकिस्तान ने भारत के इस पोखरण 2 का जवाबी कार्रवाई देने के क्रम में उसने वहां पर एक दूसरा एक्सप्लोजन, पाकिस्तान ने इंडिया ने एक्सप्लोजन किए तो बदले में पाकिस्तान ने भी एक्सप्लोजन कर दिया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो इसी पर जॉर्ज फर्नांडिस हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों हो रहा है, अरे ये तो हमने चाइना के लिए बनाया है न्यूक्लियर वेपन्स, हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना है। अब यह बात होने से क्या हुआ कि चाइना और भी नाराज हो गया, दोनों के बीच तनाव बहुत जोरों पर आ गया। हालांकि 2000 ईस्वी में यूएसए ने इंडिया के साथ अपने संबंध सुधार लिए। इस घटना के 2 वर्षों के बाद बिल क्लिंटन की सरकार थी, बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की और दोनों के बीच संबंध सुधरे। लेकिन उस समय दोनों के बीच 93 और 2003 के बीच चाइना और इंडिया के बीच बहुत संबंध खराब हो गया था। लेकिन 2003 में फिर एक बार दोनों ने वार्ता की और उसमें फिर इंडिया ने एक बार दोहराया कि तिब्बत चाइना का अभिन्न है। इस तरह से हम देखिए कि हम लोगों के जो रिलेशनशिप हैं वो अप डाउन्स होते रहे, कुछ होता, फिर उसके बाद बीच बीच में कई और लैंडमार्क हुए। अब मैं अंतिम लैंडमार्क की आपको चर्चा करूं कि 2020 में जब दुनिया में चारों तरफ कोविड, जब दुनिया समाप्ति के कगार पर लग रहा था कि स्पेनिश फ्लू से भी कोई डेवास्टेटिंग ज्यादा बड़ी बीमारी फैल गई है और दुनिया में कितना उसके 2 वेव आए और यह बीमारी चाइना से ही निकली थी और पूरी दुनिया की उंगली चाइना पर उठ रही थी। तो दुनिया की निगाह अपने आंतरिक बातों से हटाने के लिए चाइना ने क्या एडवेंचर किया, तो भारत के लद्दाख क्षेत्र पर सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। अब बताइए, जब रोम में आग लगी हुई थी तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब बताइए कि जिस समय पूरी दुनिया कोविड से जल रही थी उस समय उसने लद्दाख, अक्साई चीन पर तो बलपूर्वक कब्जा किया और लद्दाख की तरफ उसने पेनिट्रेशन शुरू किया। लेकिन उससे पहले एक और दोनों के बीच, इंडिया और चाइना के बीच कन्फ्रंटेशन हो चुका था जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, डोकलाम। डोकलाम है भूटान। भूटान में जिस तरह से वो प्रवेश करना चाहता था, भूटान के डोकलाम में इंडिया ने चाइना को एक तरह से, दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन के लिए इंडिया तैयार हो गया। तो मोदी जी की सरकार ने 2 बार चाइना से कन्फ्रंटेशन करने का साहस दिखाया, एक बार डोकलाम में और दूसरी बार लद्दाख में इंडिया सीधा चाइना से टकराने के मूड में था कि हम अब आपको आगे इनक्रोच नहीं करने देंगे। तो चाइना को भी एक लेसन हुआ। हालांकि चाइना अपने आप को यही समझता है कि इंडिया को अपने आप को इंफीरियर मान लेना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया से काफी हर स्थिति में, चूंकि दोनों के हैसियत में काफी फर्क आ चुका है। सच्चाई है, अब बताइए, चाइना 17.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इंडिया अभी भी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो इंडिया और चाइना के बीच तो बहुत दूरी बनी हुई है। जहां तक मिलिट्री हार्डवेयर में भी चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया भी चाइना से घुटने टेकने या चाइना के सामने झुकने की स्थिति में नहीं है। इस बात का एहसास इंडिया ने चाइना को दिला दिया। तो 2020 के बाद फिर एक बार चाइना ने इंडिया से संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। और हालांकि चाइना बीच बीच में तब तक एक क्वाड नामक संगठन बना जो दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका उसको लीड कर रहा था। और जो क्वाड नामक जो क्वाड बना, उस क्वाड में आप जानते ही हैं कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है ना, तो उसमें जो और फ्रांस, तो इस तरह से हम जो क्वाड नामक जो संगठन है उसके बारे में कहा गया, उसको एक तरह से एशियन नेटो भी कहा जाता था। लेकिन सच्चाई यह है
कि इस क्वाड में वही अमेरिका है जो अमेरिका आज पूरी दुनिया की आंखों का कांटा बना हुआ है। तो क्या क्वाड मेंबर आज अमेरिका पर वैसा भरोसा कर पाएंगे जैसा उन्होंने पहले किया था? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब इसी बैकग्राउंड में देखिए कि शी जिनपिंग ने भारत को कंग्रेचुलेटरी मैसेज देकर यह संदेश देना चाहता है कि देखो भाई, हम दोनों अमेरिका से पीड़ित हैं, इसलिए समय आ गया है कि हम लोग एक दूसरे के करीब आ जाएं, ताकि वो चाहता है कि जो जितने क्वाड मेंबर हैं उनका जोर कमजोर पड़ जाए, क्योंकि जान रहा है कि एशिया पैसिफिक में जो क्वाड है वो 4 देशों का जो संगठन है वो मुख्य रूप से चाइना को ही काउंटर बैलेंस करने के लिए है। अब अब आपको तय करना है कि क्या इंडिया को चीन पर भरोसा करना चाहिए। तो देखिए, एनमीज एनमीज फ्रेंड का तो कोई सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि ना तो अमेरिका को हम एनमी मान रहे, ना हम अमेरिका से कोई टैरिफ जंग छेड़ रहे, बल्कि इंडिया तो अमेरिका से वार्ता करने के लिए भी तैयार है। दूसरी बात है कि अमेरिका भी रिलायबल, ट्रंप का अमेरिका रिलायबल नहीं है, लेकिन चाइना से भी हमें संबंध खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना से आज हमारा जो ट्रेड है 138 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। लेकिन चीन जिस तरह से हमारे से निकटता करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें संबंधों में सावधानियां होना पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिका ने जो चीन पर जिस तरह से टैरिफ वॉर छेड़ा है, उससे चीन की इकोनॉमी पहले से ही मंदी का शिकार है और भी अधिक मंदी का शिकार होगी। तो चीन अभी बाजार खोजने के लिए बेचैन है। तो कहीं बाजार खोजने के क्रम में चीन हमारे यहाँ अपने वस्तुओं को डंप करना न शुरू कर दे और संबंध सुधारने के नाम पर। वैसे भी हमारा जो व्यापार है उसमें इंडिया की हमेशा शिकायत इस बात की रही है, यह व्यापार अनइक्वल है। चीन निर्यात ज्यादा करता, हमारे यहाँ से आयात कम करता, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चीन के फेवर में है। अब कहीं ऐसा न हो कि चीन और भी अपने व्यापार को इंडिया में एक्सटेंड करने का प्रयत्न करे, तो हम चीन के साथ संबंध अवश्य सुधारें, क्योंकि वैसे भी अब जो ट्रंप के द्वारा जो अभी ट्रेड वॉर छेड़ा जा रहा है, उसका यही समाधान है कि हम अपने ट्रेड पार्टनर्स को मल्टीप्लाई करें, हम अपने ट्रेडेबल गुड्स को डाइवर्सिफाई करें, हम ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट करें, एफटीए को अंजाम दें, फ्री ट्रेड एसोसिएशन को डेवलप करें, बीआईटी मतलब कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करें। ये सभी हमारे हक में है, और चीन के साथ भी हमारे आर्थिक संबंध मजबूत हो, ये हमारे हक में है, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि चीन एक पहेली है और भारत चीन का संबंध हमेशा एक पहेली रही है, और ये पहेली को सुलझाना शायद किसी भी देश के बस में नहीं है। जिस तरह से ट्रंप एक छोटी पहेली है, तो चीन भी अपने आप में एक बड़ी पहेली है। ट्रंप तो समझ में आ रहा है कि ही इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन चाइना के विषय में यह भी समझ में नहीं आता कि यह प्रेडिक्टेबल है या नहीं है। तो आज मैं इस लेक्चर को यही समाप्त करना चाहूंगा, और फिर मैं एक बार टॉपिक की तरफ लौटूं। हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था, वो मैं आपको दिखाऊं कि भारत चीन संबंध एक अनसुलझी पहेली, इंडिया चाइना रिलेशन अ कॉम्प्लेक्स रीडर। तो आज मैं ही रुकता हूं, फिर मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।